हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं जितेंद्र कुमार आप ही के यूट्यूब चैनल डैफोडिल कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संघ सरकार। आज हम भाग 5 को पढ़ेंगे। लास्ट क्लास तक हमने भाग 3, 4 और भाग 4 के पर चर्चा कर ली थी। आज हम ये भाग 5 जो है इस पर चर्चा करेंगे। भाग 5 जो है इसमें संघ सरकार का उल्लेख किया गया है और संघ सरकार का उल्लेख आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 के मध्य किया गया है। कौन से आर्टिकलों में संघ सरकार को बताया गया है? आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 के मध्य, यानी संविधान का भाग 5 आर्टिकल 52 से 151 के मध्य संघ सरकार का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, ये जो संविधान का भाग 5 है इसको हम सुविधा के लिए हम 5 अध्यायों में बांटते हैं ताकि हमें ये पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। अब कौन कौन से इसके 5 अध्याय हैं उनको देखते हैं। पहला अध्याय आता है संघीय कार्यपालिका। इसमें क्या आएगा? संघ की कार्यपालिका। दूसरा जो अध्याय है इसमें आता है व्यवस्थापिका। क्या आता है? व्यवस्थापिका। चाहे इसको विधायिका भी कह सकते हैं, विधायिका। इसका जो तीसरा अध्याय आता है वो आता है राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। और चौथा अध्याय आता है इसका संघीय न्यायपालिका। और पांचवा जो अध्याय आता है वो आता है जिसके अंदर कैग का उल्लेख किया गया। दोस्तों, भाग 5 जो है इसको हमने 5 अध्यायों में बांटा है। कौन कौन से 5 अध्यायों में बांटा है? पहला अध्याय जिसमें संघ की कार्यपालिका आता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 52 से 78 के मध्य किया गया है। कौन से आर्टिकलों में संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 52 से 78 के मध्य। दूसरा अध्याय जिसको हम व्यवस्थापिका या विधायिका कहते हैं, इस व्यवस्थापिका या विधायिका का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 79 से लेकर के आर्टिकल 122 तक इसका उल्लेख किया गया है। और अध्याय नंबर 3 जिसमें राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति का उल्लेख है, ये आता है आर्टिकल 123 के तहत। कौन से आर्टिकल में आता है? 123 के तहत। और चौथा अध्याय कौन सा था? न्यायपालिका, जिसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147 के मध्य। और पांचवा जो अध्याय था जिसके अंदर कैग का उल्लेख किया गया है, ये इसका उल्लेख है आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 के मध्य। यानी ये जो भाग 5 है इसको 5 अध्यायों में इस प्रकार से डिवाइड किया है। पहला अध्याय संघ की कार्यपालिका आर्टिकल 52 से 78, दूसरा अध्याय व्यवस्थापिका या विधायिका आर्टिकल 79 से 122, तीसरा अध्याय राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति आर्टिकल 123, चौथा अध्याय न्यायपालिका आर्टिकल 24 से 147 और पांचवा अध्याय आता है कैग, जिसके अंदर आर्टिकल 148 से 151 तक किया गया है। यानी 52 से लेकर के 151 तक इस संघ सरकार का उल्लेख किया गया है। अब दोस्तों, आप जानते हैं कि ये जो कार्यपालिका है इसका क्या काम होता है? इसका काम है कानून को लागू करना।
कानून का क्रियान्वयन करना या लागू करना। कार्यपालिका का क्या काम है? कानून का क्रियान्वयन करना, कानून को लागू करना। और इस कार्यपालिका के अंदर कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, ये सभी कार्यपालिका के अंदर आएंगे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। और इसका काम क्या होगा? संविधान के अनुसार कानून को लागू करना। दूसरा अध्याय जिसमें हम व्यवस्थापिका या विधायिका को पढ़ रहे थे, इस व्यवस्थापिका या विधायिका का क्या कार्य होता है? कानून का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना। और इसमें क्या आती है? इसमें आती है संसद। और संसद आपको पता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से बनती है। तो इसके अंदर, संसद के अंदर कौन से आएंगे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये आती है व्यवस्थापिका या विधायिका के अंतर्गत। अध्याय 3 जो था उसमें राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति का उल्लेख है। और अध्याय जो 4 है जिसमें न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है, इसमें आती है हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय आता है। और इसका काम क्या होता है? देखो दोस्तों, ये जो व्यवस्थापिका यानी संसद जो थी, इसका काम था संविधान के अनुसार कानून का निर्माण करना। और ये कार्यपालिका थी, इसका काम क्या था? संसद के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसको संविधान के अकॉर्डिंग लागू करना। और ये अध्याय 4 के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है, इसका क्या काम होता है? कानून की जांच करना कि संसद ने जो कानून बनाया है और कार्यपालिका ने जो कानून लागू किया है वो संविधान के अनुसार हुआ या नहीं। इस बात की जांच करने का कार्य कौन करती है? न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो इसका काम क्या है? कानून की जांच करना। और अंतिम हमारा अध्याय जो 5 है, इसमें केग का उल्लेख किया गया है, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारतीय नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। इसका क्या काम होता है? अगर सिंपल भाषा में कहें तो सरकार का लेखा जोखा रखना या सरकार का हिसाब किताब रखने का कार्य कौन करता है? केग करता है। सरकार जो भी संचित निधि से पैसे लगाती है, खर्च करती है, उसका पूरी 1 साल का हिसाब किताब रखना और हर वर्ष राष्ट्रपति को ये अपनी रिपोर्ट सौंपता है। तो इस प्रकार से ये सब भाग 5 को 5 अध्यायों में बांटा गया है। हम एक एक को करके पढ़ते हैं। सबसे पहले अध्याय 1 की हम बात करेंगे। दोस्तों, अध्याय 1 की बात करने से पहले मैं ये भी बता देता हूं कि हमारा जो, अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व के अंदर मुख्यतः 2 प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है। कितने प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है? 2 प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है। एक संसदीय शासन प्रणाली और दूसरी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। और आप भारत के बारे में जानते हैं कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है वो पाई जाती है। तो इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये इसी संघ सरकार से जुड़ा हुआ विषय है। तो विश्व के अंदर मुख्यतः कितने प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? नंबर 1 संसदीय शासन व्यवस्था, और दूसरी अध्यक्षात्मक
शासन व्यवस्था। यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये दो प्रकार की मुख्यतः विश्व के अंदर शासन व्यवस्था पाई जाती है। वास्तव में ये होती क्या है, इनमें क्या अंतर है दोनों में, ये थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। ये संसदीय शासन व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ब्रिटेन, भारत, जापान, कनाडा, यहां पर इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। जबकि संसद अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, इनके अंदर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। संसदीय शासन व्यवस्था जो होती है, ये इसको हम एक उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। ऐसी सरकार कहते हैं उत्तरदायी सरकार कहते हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, इसको गैर उत्तरदायी सरकार कहते हैं। गैर उत्तरदायी सरकार है। क्यों कहते हैं इनको उत्तरदायी और गैर उत्तरदायी सरकार? तो इसके अंदर अगर हम बात करें संसदीय शासन व्यवस्था की, तो संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर क्या होता है कि जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका होती है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, जुड़ी हुई होती है। यानी जो कार्यपालिका होती है उसका निर्माण ही विधायिका या संसद से ही होता है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो वहां पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से पूरी तरह से अलग होती है। वहां पर जो राष्ट्रपति होता है वो सीधा जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, और वहां पर जो कार्यपालिका के अंदर मंत्री बैठते हैं, वास्तव में वो मंत्री न होकर सचिव होते हैं, जो कार्य विधायिका से न होकर के राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी बाहरी व्यक्ति को भी नियुक्त कर सकता है। जबकि संसदीय शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो मंत्री आते हैं, आपने मैं बताया था कि कार्यपालिका में मंत्री परिषद भी आती है, यानी मंत्री परिषद का मतलब कैबिनेट मंत्री। हमारे यहाँ पर क्या होता है संसदीय शासन व्यवस्था में कि जो मंत्री बनते हैं उनका संसद का सदस्य होना आवश्यक है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में संसद का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, वो किसी बाहरी व्यक्ति को भी बना सकता है। तो यहाँ पर आपने अंतर देखा कि संसदीय शासन व्यवस्था है, इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से जुड़ी होती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पूरी तरह से अलग अलग होती है। दूसरी आपने देखा कि संसदीय शासन व्यवस्था जो है, इसमें कार्यपालिका का निर्माण वास्तव में संसद से होता है, संसद के सदस्य होते हैं। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जो होती है, इसके अंदर जो कार्यपालिका होती है उसका निर्माण संसद से नहीं होता है। तीसरा अंतर ये देखा कि संसदीय शासन व्यवस्था में जो मिनिस्टर होते हैं कार्यपालिका के अंदर, यानी मंत्री परिषद होती है, उसका निर्माण संसद के सदस्यों में से होता है। यानी संसद के जो सदन है, लोकसभा या राज्यसभा, उसका सदस्य होना आवश्यक है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जो होती है, इसमें राष्ट्रपति किसी बाहरी व्यक्ति को भी मिनिस्टर बना सकता है, यानी कार्यपालिका का सदस्य बना सकता है। अध्यक्षात्मक हमारा राष्ट्रपति जो होता है वो जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, जबकि वहां पर जो राष्ट्रपति होता है वो जनता द्वारा निर्वाचित होता है और वही सर्वस्व होता है। लेकिन वो कार्य संसद का सदस्य न होने के कारण वो संसद के प्रति क्या नहीं होता है, उत्तरदायी नहीं होता है। इसलिए अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को गैर उत्तरदायी सरकार कहते हैं। जबकि हमारे यहाँ कार्यपालिका का निर्माण ही व्यवस्थापिका से हो रहा है, इसलिए कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। हम ये कह सकते हैं साधारण शब्दों में कि संसदीय शासन व्यवस्था में तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति गैर उत्तरदायी होती है, यानी उत्तरदायी नहीं होती है। तो ये इसका बेसिक अंतर है संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंदर। इस संसदीय शासन व्यवस्था को उत्तरदायी सरकार, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को गैर उत्तरदायी सरकार कहते हैं। इसके अलावा ये जो संसदीय शासन व्यवस्था है, इसको कैबिनेट सरकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैबिनेट सरकार। क्यों बोलते हैं?
क्योंकि इसके अंदर क्या आता है, मंत्री परिषद आता है। मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री होते हैं और कैबिनेट मंत्री संसद के सदस्य होते हैं, यानी संसद के सदस्यों में से इसका निर्माण होता है, इसलिए इसको कैबिनेट सरकार भी बोलते हैं, उत्तरदायी सरकार भी बोलते हैं। इसके अलावा ये जो संसदीय शासन व्यवस्था है इसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल के नाम से भी जानते हैं। वेस्टमिनिस्टर मॉडल क्यों कहते हैं इसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल? क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जो लंदन है, लंदन के अंदर जो थेम्स नदी निकलती है, उस थेम्स नदी के किनारे ये वेस्टमिनिस्टर महल है और इसी के अंदर ब्रिटेन की संसद चलती है। और आपको पता है कि ये जो संसदीय शासन व्यवस्था है यानी पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, इसकी शुरुआत कहां से होती है? ब्रिटेन से होती है, इसलिए इसी को वेस्टमिनिस्टर मॉडल के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात करें, ये कैसी होती है? गैर उत्तरदायी सरकार होती है और ये एक निश्चित कार्यकारी सरकार होती है। कैसी होती है? एक निश्चित कार्यकारी सरकार होती है। निश्चित कार्यकारी सरकार का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि अगर एक बार सरकार बन गई तो वो अपना कार्यकाल पूरा करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुमत गिरने का डर नहीं रहता है। संसदीय शासन व्यवस्था में वही व्यक्ति होते हैं जो जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं और जिनका जब तक बहुमत है तब तक तो सरकार चलती रहेगी। बहुमत गिरने से ये कार्यपालिका व्यवस्थापिका क्या हो जाएगी? चली जाएगी। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। वहां पर एक बार सरकार बन गई तो वो अपना कार्यकाल पूरा करती है। आप समझ गए होंगे संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंदर क्या अंतर है। अब जब हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो इस संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं। दोस्तों ये संसदीय शासन व्यवस्था जो है ये भारत में पाई जाती है। इस कारण भारत के अंदर जो कार्यपालिका है ये दो प्रकार की हो गई। कितने प्रकार की? दो प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि भारत के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था लागू है। दो प्रकार की कार्यपालिका कौन सी है? एक नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका। ये जो नाम मात्र की कार्यपालिका किसे कहते हैं? हम राष्ट्रपति को इसका प्रधान बताते हैं। राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान बताते हैं। और आपको पता है कि राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्र का प्रधान होता है। राष्ट्र का प्रमुख होता है। जबकि वास्तविक कार्यपालिका हम किसी को बताते हैं? प्रधानमंत्री को। यानी वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान किसे बताते हैं? प्रधानमंत्री को बताते हैं। और प्रधानमंत्री होता है वो सरकार का प्रमुख होता है। यानी नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, जो राष्ट्र का भी प्रमुख होता है। वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान प्रधानमंत्री होता है जो सरकार का प्रमुख होता है। क्या अंतर है इसके अंदर दोनों में? देखो दोस्तों आर्टिकल 53 कहता है कि सारी की सारी कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो राष्ट्रपति की इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद ही करता है। यानी सारे कार्यपालिका के जो सारे कार्य है वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, इसलिए इसको नाम मात्र की कार्यपालिका कहते हैं। वास्तव में राष्ट्रपति के पास पावर नहीं होता है क्योंकि उसकी पावर्स का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद करता है। तो वास्तव में उन शक्तियों का प्रयोग कौन कर रहा है? मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री कर रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री को कार्यपालिका का वास्तविक या वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कहते हैं और राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान कहते हैं। दोस्तों हमने भाग 5 पढ़ा है। 5 को 5 अध्यायों में बांट दिया है।
पहला कार्यपालिका पढ़ा था, दूसरा व्यवस्थापिका पढ़ा था, तीसरा अध्यादेश शक्ति के बारे में पढ़ा था, चौथा सर्वोच्च न्यायालय और पांचवा केक के बारे में बताया था। इसके बाद हमने ये देखा कि विश्व में मुख्यतः दो प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है, संसदीय और अध्यक्षात्मक। हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है और ये व्यवस्था होने के कारण भारत के अंदर जो कार्यपालिका है तो वो दो भागों में बंट जाती है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका, जिनके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब दोस्तों ये जो भारत के राष्ट्रपति है, इस राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। राष्ट्रपति, भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनकी तुलना किससे की जाती है? ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। सम्राट यानी वहां के राजा या महारानी से की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि ब्रिटेन के अंदर जिस प्रकार से सम्राट को एक नामात्र की कार्यपालिका बनाया गया है, ठीक उसी प्रकार हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनको भी नामात्र की कार्यपालिका बनाया गया है। इसलिए भारत के राष्ट्रपति की जो तुलना है वो ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। इनमें अंतर एक थोड़ा सा इतना ही है कि वहां के जो सम्राट है होते हैं, राजा या रानी होते हैं, वो वंशानुगत होते हैं। कैसे होते हैं? वंशानुगत होते हैं। जबकि हमारे राष्ट्रपति है ये जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित होते हैं क्यों? क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, यहां पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था पाई जाती है। अब दोस्तों हमने भाग 5 यानी संघ सरकार से संबंधित जो बेसिक बातें थी उन पर चर्चा कर ली। अभी हम अध्याय 1 पर आते हैं। अध्याय 1 के अंदर जिसमें कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है उसको पढ़ते हैं। अध्याय 1 कार्यपालिका। दोस्तों कार्यपालिका के अंदर कौन कौन आए थे? राष्ट्रपति आए थे, प्रधानमंत्री आए थे, प्लस इनकी सहायता के लिए जो मंत्री परिषद है वो आती है। ये कार्य संघ की जो कार्यपालिका है उसके अंतर्गत आते हैं। और हम अध्याय 1 यानी संघीय कार्यपालिका को पढ़ रहे हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं इनमें राष्ट्रपति के बारे में। किसकी बात करते हैं? राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनसे जुड़ी हुई जो सामान्य बातें हैं जो अक्सर एग्जामों में पूछ लेते हैं, सबसे पहले हम उन्हीं पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित कौन सी सामान्य बातें हैं? कि पहली तो कि ये भारत का या राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है। दूसरी बात अगर हम पढ़ें इनके बारे में तो ये राष्ट्र के मुखिया होते हैं। मुखिया का यहां क्या मतलब है? क्यों मानते हैं इनको राष्ट्र के मुखिया? क्योंकि ये एकता और अखंडता के प्रतीक होते हैं। यानी राष्ट्रपति एकता और अखंडता का प्रतीक होता है। यानी राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रथम नागरिक है, राष्ट्र के मुखिया है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है ये तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर।
इसके अलावा राष्ट्रपति संसद के सदस्य होते हैं, संसद के भाग या सदस्य होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से बनती है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो पद है वो हमारे संविधान में सर्वोच्च पद माना गया है, यानी सबसे ऊपर माना गया है, यानी ये एक सर्वोच्च संवैधानिक पद है। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति के बारे में जो सामान्य बात आती है वो आती है कि ये नाम मात्र की कार्यपालिका या औपचारिक कार्यपालिका का प्रधान होता है। नाम मात्र या औपचारिक कार्यपालिका का प्रधान। ये कुछ राष्ट्रपति पद से संबंधित सामान्य जानकारी है। पहली, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है। दूसरी, राष्ट्र की मुखिया कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एकता और अखंडता का प्रतीक है। तीसरी, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। चौथी, संसद का भाग होता है। पांचवी, सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। राष्ट्रपति पद संविधान में सबसे ऊपर का पद माना गया है। और पांचवी, नाम मात्र या औपचारिक कार्यपालिका का प्रधान होता है। ये दोस्तों राष्ट्रपति पद से संबंधित कुछ सामान्य बातें थी और यहीं से अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन कर लिया जाता है। इसके बाद में हम जो राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है उन पर चर्चा करते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल 52 की, क्योंकि आप जानते हैं कि आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62 के मध्य राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। हम सबसे पहले आर्टिकल 52 पर ही बात करते हैं। ये जो आर्टिकल 52 है इसके अंदर राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगली हम बात करते हैं आर्टिकल 53 की। ये जो आर्टिकल 53 है इसमें कहा गया है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, यानी राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनका उल्लेख कहां किया गया है? आर्टिकल 53 में किया गया है। इसके अलावा आर्टिकल जो 54 है इसमें राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा करवाया जाएगा। अभी दोस्तों मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे इन पर। आर्टिकल 55 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 55 में चुनाव की या निर्वाचन की जो पद्धति है, प्रक्रिया है, विधि है, उसके बारे में बताया गया है, यानी निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इसके बाद आर्टिकल अगर 56 की बात करें तो आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। कार्यकाल यानी पदावधि जो सामान्यतः 5 वर्ष मानी जाती है। इसके बाद हम आर्टिकल 57 की बात करते हैं जिसमें पुनर्निर्वाचन की पात्रता का उल्लेख किया गया है, यानी राष्ट्रपति क्या पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं कि इसके बारे में बताया गया है। पुनर्निर्वाचन की पात्रता। इसके बाद आर्टिकल 58 की बात करते हैं। ये जो आर्टिकल 58 है इसमें राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता चाहिए उसका उल्लेख किया गया है, यानी अर्हताएं या योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल अगर हम 58 की बात करते हैं
तो आर्टिकल गुणसट की हम बात करें तो इसमें राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें लागू होती हैं उस शर्तों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी कंडीशन राष्ट्रपति बनने के लिए पूरी करनी होती है उसका उल्लेख किया गया है। इसके बाद आर्टिकल 60 जो है इसके अंदर शब्द का उल्लेख किया गया है। शब्द को या इसे प्रतिज्ञान भी कह सकते हैं, इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 61 की हम बात करें तो आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 62 जिसके अंदर राष्ट्रपति पद की अगर अचानक रिक्ति हो जाती है, राष्ट्रपति पद अचानक खाली हो जाता है तो उसको किस प्रकार से कितने समय में भरा जाएगा इसका उल्लेख किया गया है। आकस्मिक रिक्ति का उल्लेख कहां किया गया है? आर्टिकल 62 में किया गया है। दोस्तों ये आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62 तक राष्ट्रपति का इन आर्टिकलों में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 53 कार्यपालिका जो शक्तियां होती है राष्ट्रपति उसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 54 जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव की बात की गई है। आर्टिकल 55 जिसमें निर्वाचन प्रक्रिया की बात की गई है। आर्टिकल 56 कार्यकाल की बात की गई है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन की पात्रता की बात की गई है। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी योग्यताएं चाहिए उसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 59 राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी शर्तें अनिवार्य है वो इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 60 शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 61 महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 62 आकस्मिक रिक्ति का उल्लेख किया गया है। ये थे आर्टिकल 52 से 62 तक। दोस्तों अब कई बार क्या होता है कि इनको याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसके लिए एक सिंपल सा सूत्र है। आप अगर उसको नारे के रूप में याद करोगे तो बड़ी आसानी होगी याद करने में। कौन सा है? इसका सूत्र है पका चुनीर का पुनर्योग शर्त सप्त महाभियोग। ये इसे याद करने का एक सिंपल सा सूत्र है। इसको आप कई बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। ये सारे आर्टिकल और इसमें क्या क्या प्रावधान किया है इन सब को याद करने से आसान है। ये सूत्र याद कर ले। क्या कह रहा है? पका चुनीर का पुनर्योग शर्त सप्त महाभियोग। इस प्रकार से नारे के रूप में इसे जोर जोर से 2-3 बार रिवाइज करोगे याद हो जाएगा। क्या? पका चुनीर का पुनर्योग शर्त सप्त महाभियोग। पका चुनीर का पुनर्योग शर्त सप्त महाभियोग। देखो दोस्तों पहला आता है पै। पै से क्या हो गया? पद, यानी राष्ट्रपति पद का जो उल्लेख किया गया आर्टिकल 52 के अंदर। दूसरा है का। का से क्या हो गया? कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका शक्तियां। तीसरा है चू। चू से हो गया राष्ट्रपति चुनाव, यानी आर्टिकल 54 में क्या बताया गया है? चुनाव का उल्लेख किया गया है। इसके बाद आता है निर। निर से क्या हो गया? आर्टिकल 55 में क्या होता है? निर्वाचन प्रक्रिया का। निर से हो गया निर्वाचन प्रक्रिया। इसके बाद आता है का। का से क्या हो गया? आर्टिकल 56 यानी कार्यकाल जो है राष्ट्रपति का उसका उल्लेख किया गया है। अगला आता है पुनीर। पुनीर से क्या हो गया? पुनर्निर्वाचन की पात्रता।
पात्रता। और अगला है योग। योग से क्या हो गया? योग्यता। अगला है शर्त। शर्त से शर्त, शपथ और महाभियोग। इस प्रकार से इस सूत्र को याद रखना है। पका चुने का पुनर्योग, शर्त, शब्द, महाभियोग। पै से पद, का से कार्यपालिका शक्तियां, चु से चुनाव, निर से निर्वाचन प्रक्रिया, का से कार्यकाल, पुनर से पुनर्निर्वाचन की पात्रता, योग से योग्यता और अगले तीनों शब्द है शर्त, शब्द, महाभियोग। अब दोस्तों ये जो आर्टिकल बताया मैंने अभी शॉर्ट में बताया है, इन पर डिटेल से चर्चा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।